हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इन दिस वीडियो हम यूनिट 1 की सब यूनिट 4 करने वाले हैं, विच इज़ कॉन्टेक्चुअलाइजिंग। हम प्रीवियस सब यूनिट्स में सोर्सिंग कोरोबरेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। इन दिस हम कॉन्टेक्चुअलाइज करेंगे। हमने सोर्स ढूंढ लिए, कोरोबरेट कर लिया, अलग अलग सोर्सेज देख लिए और वो ये भी जान लिया कि वो एक दूसरे से डिफ़र क्यों करते हैं। अब हम उसका कॉन्टेक्स्ट जानेंगे। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट होता क्या है? कॉन्टेक्स्ट इज़ बेसिकली जो भी इवेंट हुआ है उसकी बैकग्राउंड डिटेल्स क्या क्या है, मतलब कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ। जब हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते हैं तो हम उस इवेंट का कॉन्टेक्स्ट ढूंढ रहे होते हैं कि उस टाइम पे क्या क्या सिनारियोज थे। इसके अंदर हम सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल और इन्वायरमेंटल कंडीशंस को लेते हैं। सोसाइटल लेवल पे क्या था, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल या इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या क्या थी, उसके ऊपर हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, डिपेंड करता है। अब इस कॉन्टेक्स्ट को जब हम पढ़ेंगे तो वो हो जाता है हमारा कॉन्टेक्चुअलाइजिंग। जब हम कॉन्टेक्चुअलाइज करेंगे तो उसके लिए हमें 4 मेन क्वेश्चंस ध्यान में रखने की ज़रूरत है। व्हेन, व्हाई, वेयर एंड व्हाट। ये कब हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ और क्या ऐसी सिचुएशंस हो गई थी कि ये हुआ। ठीक है, या फिर अगर हम कोई टेक्स्ट की बात करें और हम उसका कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं कि क्यों लिखा गया था, तो हम देखेंगे कि ये कहाँ का टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट लिखा क्यों गया था, कब लिखा गया था और ऐसा क्या था कि इस टेक्स्ट को लिखने की ज़रूरत पड़ी। हम कॉन्टेक्चुअलाइज तभी कर सकते हैं जब हम जो भी कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट है उसको कनेक्ट करें, मतलब क्वेश्चंस का आंसर दे वाई एंड व्हेन का, प्लस हम एक हिस्टोरियन की तरह सोचें अबाउट वेयर। तो जब हम कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट को कनेक्ट करते हैं, मींस रिसर्च, अपना पूरा डाटा कलेक्ट करते हैं एंड देन एक हिस्टोरियन की तरह हम उस चीज़ को देखते हैं, सोचते हैं, देन हम कह सकते हैं कि हाँ, हम कॉन्टेक्चुअलाइजेशन कर रहे हैं। अब हमें कॉन्टेक्चुअलाइजेशन की ज़रूरत ही क्यों होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो जो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन है, कॉन्टेक्स्ट ढूंढना हमें हेल्प करता है कि हम पूरी पिक्चर जान सकें कि उस इवेंट पे उस टाइम पर हुआ क्या था। अब इसके लिए हमें 2 टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ बिग सी एंड लिटिल सी, विच गिव्स अ क्लियर पिक्चर कि कोई भी इवेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या क्या रीजंस थे उस इवेंट के होने में। तो सबसे पहले बिग सी समझते हैं। बिग सी इज़ बिग पिक्चर। बिग पिक्चर मतलब हमें ओवरऑल ब्रॉड व्यू चाहिए उस इवेंट का, बैकग्राउंड क्या था, उसके एक लार्ज एरिया या लॉन्ग टर्म कॉजेज़ क्या क्या थे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी, मतलब अगर कोई भी एक इवेंट अकर हुआ तो पूरे वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट था। बिग सी के लिए हमें एक ब्लैक डेथ की केस स्टडी दे रखी है अबाउट, जिसमें प्लेग जो है वो डिज़ीज़ पूरे वर्ल्ड में फैलती है, सेंट्रल एशिया में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई एक डिज़ीज़ है, उसके पूरे वर्ल्ड पे क्या क्या सिनारियो पड़े, पॉलिटिकल कंडीशन क्या हो गई थी कि लोग, जो गवर्नमेंट थी उसे सर्व करना, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ रही थी, लॉज बनाने पड़ रहे थे, हॉस्पिटल्स में क्या टेंशन हो गई थी, इकोनॉमी किस तरीके से डिग्रेड हुई थी, ठीक है, सोसाइटी में क्या चल रहा था। तो हम ये बिग पिक्चर ले रहे हैं ओवरऑल हमारे इवेंट की। जो पेंडेमिक आना, अगर कोई पेंडेमिक आ रहा है, हम कोरोना की बात भी करें तो यहाँ पर पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, मतलब जो जो बैकग्राउंड था कोरोना का कि कहाँ से आया, कहाँ कहाँ इसके इफेक्ट पड़े, हमारा हो गया बिग सी। और जब हम लिटिल सी की बात करते हैं तो हम एक क्लोज व्यू देखते हैं उस चीज़ का, मतलब एक स्पेसिफिक डिटेल देखते हैं, कोई भी एक्शन या इमीडिएट इफेक्ट। अगर कोई पर्टिकुलर फैमिली की बात चल रही है, जैसे इन्होंने सबसे पहले एक अर्पिता गुप्ता की स्टोरी दे रखी है, जिसके अंदर वो बिहार से दिल्ली शिफ्ट करते हैं, तो क्यों करते हैं, क्या क्या कंडीशंस थी। तो अगर हम ओवरऑल देखें, पूरे विलेज की बात करें तो वो हमारा बिग सी में आ जाएगा। और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थी जिसके कारण अर्पिता को माइग्रेट करना पड़ा उस पर्टिकुलर ईयर में ही, तो वो चीज़ें हमारी लिटिल सी में आ जाएगी। क्या एक्शन लिए उन्होंने, क्या इमीडिएट इफेक्ट था, बेसिकली एक स्पेसिफिक डिटेल हम यहाँ देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा आइसबर्ग डायग्राम। तो आइसबर्ग डायग्राम इज़ बेसिकली कोई भी सी के ऊपर कोई बर्फ़ का टुकड़ा फ्लोट कर रहा होता है, दैट्स द आइसबर्ग। तो इसके अंदर हम ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज़ आवर सी। आइसबर्ग हमारा कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये हमारा आइसबर्ग का डायग्राम है। तो इसमें आइसबर्ग डायग्राम में हमें कॉन्टेक्चुअलाइजेशन कैसे का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट समझा रखा है। सबसे पहले जो इसकी टिप है, ये टिप हमें विजिबल होती है, ठीक है, और जो सी के नीचे है वो क्या है, हिडन है हमसे। 2 व्यूज़ हैं, एक विजिबल पार्ट है और एक हिडन पार्ट है।
विजिबल पार्ट को बोलते हैं टिप एंड हिडन पार्ट को बोलते हैं बिलो सरफेस। अब टिप जो है, जो विजिबल पार्ट है, वो हमारे फैक्ट्स हैं, मतलब कि क्या क्या हैपन हुआ है, क्या क्या इवेंट्स, क्या इवेंट है, डेट क्या है, कौन से लोग उस चीज़ में इंक्लूड हैं, ये फैक्ट हमारी टिप है, विजिबल पार्ट है हमारा। अगर हम हिडन पार्ट की बात करें तो वो क्या होगी कि क्या क्या कॉजेज़ हैं, बैकग्राउंड क्या है, इफ़ेक्ट क्या पड़ा, मतलब एक अगर हम डीपर कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, बिलो सरफेस देख रहे हैं। सो दिस इज़ आवर आइसबर्ग डायग्राम। इसके बाद हमारे फोटोग्राफ्स आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ गिवन है, डू फोटोग्राफ्स रिक्वायर कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। क्या फोटोग्राफ, हमने देखा कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है, कोई टाइमलाइन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोई भी लेटर है तो हम उससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। क्या फोटोग्राफ्स भी कोई हमें हेल्प कर सकता है कि हम उसे कॉन्टेक्चुअलाइज कर सकें, उस जगह का इमेजिनेशन कर, या उस जगह की पर्टिकुलर इवेंट को समझ सके कि वहाँ क्या हुआ होगा। तो हाँ, फोटोग्राफ्स कॉन्टेक्चुअलाइजेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो फोटोग्राफ है ना, वो एक करेक्ट उसी टाइम का फ़ोटो हमें दिखाते हैं। ठीक है, हम बिल्कुल उसी टाइम में चले जाते हैं जब हम उस फ़ोटो को देख रहे होते हैं। लेकिन कोई भी फोटोग्राफ हमेशा जो असली चीज़ है उसे नहीं दिखा सकता। ठीक है, इट कुड बी बायस्ड, क्योंकि ये फोटोग्राफर पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ की फ़ोटो ले रहा है। तो कोई भी फोटोग्राफ उसका बैकग्राउंड, कॉजेज़ या इफ़ेक्ट नहीं दिखा सकता। और जब तक हमें कॉन्टेक्स्ट पता नहीं चलेगा उस इमेज का, तब तक उस फोटोग्राफ का, तब तक हम मिस इंटरप्ट करेंगे उसके मतलब को। हम एक बिल्कुल वही आंसर, वही इवेंट नहीं डिस्क्राइब कर पाएंगे जो उस टाइम पर हुआ होगा। उसका एक एग्जाम्पल ये फोटोग्राफ है। देखो, अगर सिर्फ हम इस फोटोग्राफ को देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस है और एक पर्सन है। ठीक है, एक पुलिस है और एक पर्सन है जो कि धरती पर गिरा हुआ है, या जो भी वो कर रहा है। यहाँ पर अगर हम सिर्फ पहली बार इस इमेज को देखें तो इसे देख के क्या लग रहा होगा कि एक सोसाइटी है, हमें बिल्डिंग्स दिख रही हैं पीछे, स्ट्रीट, रास्ते के ऊपर पुलिस है, एक पर्सन है। तो यहाँ पर हम क्या इमेजिन कर सकते हैं जब तक हमें इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता? तो ऐसा लग रहा है कि कोई घर में चोरी करी होगी तो पुलिस इसके पीछे पड़ा और पुलिस ने इस चोर को पकड़ लिया, इसलिए जो है इसे गन भी दिखाए। तो हम यहाँ गन भी देख सकते हैं पुलिस मैन के हाथ के अंदर। लेकिन जब हम इसका कॉन्टेक्स्ट जाने की, कॉन्टेक्स्ट ये कब की इमेज है, 1919 की, जलियांवाला कांड जो हुआ था। तो वहाँ पर जो डायर था, उस जो डायर का रूल था, तो उस डायर ने क्या कहा, उसने एक ऑर्डर पास किया विच इज़ क्रॉलिंग ऑर्डर। क्रॉलिंग ऑर्डर मतलब जितने भी इंडियंस थे वो रास्ते पे यहाँ से क्रॉल करते हुए, रेंगते हुए जाएंगे। ये अमृतसर का फ़ोटो है। तो यहाँ पर हम इंटरप्रेट गलत कर रहे थे जब तक हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता था। सो दिस इज़ वर्ड कि फ़ोटोग्राफ एक ज़रूरी चीज़ तो है अगर हम कॉन्टेक्चुअलाइजेशन करें, लेकिन वो एक बायस भी हो सकता है, हमारी इमेजिनेशन पे भी डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरीके से देख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें एक टॉपिक गिवन है विच इज़ व्हाई डिड ब्रिटिश कॉलोनाइज इंडिया, कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनाइज क्यों किया था। उसके ऊपर हमें 4 सोर्सेज गिवन हैं। फर्स्ट है एक पेंटिंग, सेकंड एक मैप है, थर्ड एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन मैरियट है जिसने एक राइटिंग लिखी है, एंड लास्ट में हमें एक टाइमलाइन गिवन है। देन उसके बेसिस पे हमें अपना कंक्लूजन देना है कि क्या रीज़न था कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनाइज़ किया। तो सबसे पहले पेंटिंग देख। सो दिस इज़ द पेंटिंग। अब इस पेंटिंग को देख के हमें क्या लग रहा है कि ये पेंटिंग क्या दिखा रही है? ये दिखा रही है जो ब्रिटिशर्स हैं वो पावरफुल हैं, क्योंकि यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं कि इंडिया वाले सब क्या हैं, फियर के अंदर हैं, एकदम बिल्कुल डरे हुए हैं। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो फुल अपना मौज में हैं। और यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, रिसोर्सेज गिवन हैं कि जो ये पेंटिंग है दिखाना चाहते हैं कि जो इंडिया है उसमें कितने सारे रिसोर्सेज हैं, कितनी सारी वेल्थ है। और ये इकोनॉमिक गेन भी दिखाती है कि एक रीज़न हमें पता चलता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को इसलिए कॉलोनाइज़ किया होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक, उनके इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। देन सेकंड सोर्स हमारा ये मैप है। तो यहाँ पर जितना भी ये कलर्ड पार्ट है वो सारा हमारा ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आता है, जिसके अंदर हमारा इंडिया भी है। ठीक है, तो इस मैप से हमें क्या पता चलता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए थे, लगभग वेस्ट से लेकर ईस्ट तक उनका ही हमें कॉलोनीज़ दिख रही हैं। ये भी दिखाते हैं कि अब यहाँ पर उनके पास ट्रेड रूट्स हो गए, उनके पास सी रूट है। ठीक है, अब वो ट्रेड कर पा रहे हैं और रिच एग्रीकल्चर लैंड एंड पोर्ट्स हैं, उनके पास रिच एग्रीकल्चर है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, फर्टाइल लैंड्स हैं।
पोर्ट्स हैं बहुत सारे जिससे वो ट्रेड कर सकते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। उसके बाद हमारे पास थर्ड सोर्स है विच इज़ राइटिंग, विच इज़ अ टाइप ऑफ आर्टिकल पब्लिश्ड। सो इन दिस जो मैरियट है वो कॉलोनाइजेशन को एक बेनिफिशियल बताते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर रेलवेज़ लाए, इरिगेशन बढ़ाया, जो फेमाइन था वो कंट्रोल किया। तो मतलब जितनी भी चीज़ें, कोई भी डेवलपमेंट जो है वो ब्रिटिशर्स ने ही करी है इंडिया में आकर। तो ये ब्रिटिशर्स पर्सपेक्टिव से दिखाता है, जो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस की एक्सप्लॉयटेशन की, टैक्सेस इम्पोज किए, या फिर इंडियन इंडस्ट्रीज़ जितनी भी थी उनको उनका डिस्ट्रक्शन किया, उस चीज़ को ही छिपा रहा है। ठीक है। और उसके बाद इन द लास्ट हमें एक टाइमलाइन गिवन है जिसके अंदर ब्रिटिश रूल कैसे इंडिया के अंदर आया वो दिखा रखा है। चारों सोर्सेज को देखने के बाद कंक्लूजन क्या निकल के आया कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया को कॉलोनाइज, पहले वो ट्रेड करने के लिए आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज थे। ट्रेड करते करते उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया, कॉलोनाइज़ कर लिया इंडिया को। जिसके बाद उन्होंने कुछ डेवलपमेंट्स भी की, लेकिन बहुत सारी वायलेशंस भी की इंडियंस के लिए। तो ओवरऑल जो हमारा हम इन रिसोर्सेज को देख के बता सकते हैं, तो वो एक तो जियोग्राफी हो सकता है, इंडिया की जियोग्राफी, रिसोर्सेज हो गए, वेल्थ हो गई, इंडिया की इकोनॉमिक गेन जो उन्हें यहाँ से मिल रही थी, प्राइड मिल रहा था, ये सारी चीज़ें क्या आ गई इसके आंसर में आ गई। सो दिस वाज ऑल फॉर सब यूनिट 4 ऑफ यूनिट 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग।